वीडियो ऑन कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। अनुभव जी की तबीयत खराब है, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बाकी लोग अपना वीडियो ऑन रखें। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या क्या फायदे हैं, लोगों के फायदे हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने शुरुआत की थी सबसे सरल भाषा से ये समझते हुए कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जहां पर लोगों को अधिकार मिला हो वोट करने का, लोगों को चयन करने का अधिकार मिला हो, वोट करने का अधिकार मिला है, अपनी सरकार को चूज करने का अधिकार दिया गया है, उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ठीक है, जहां पर जनता जो है, जनता जनार्दन जो है वो सरकार का चयन करती है, उसको ये अधिकार मिला है कि अपने शासक का चयन कर सके। ठीक है, दिस रेजेस मेनी क्वेश्चंस, और इसमें कई सवाल उठते हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, यहाँ पे शासक किसको कहा गया है, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड, which official must be elected for any government to be called a democracy। किस तरह के लोगों को नियुक्त करना आवश्यक है, किस तरह के ऑफिशियल्स, किस तरह के शासक हमारे सामने आएंगे, तब उसे हम सच्चा डेमोक्रेसी कह सकते हैं, एक सही डेमोक्रेसी का नाम दे सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है, कैसे है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और किस प्रकार से हमारा वोटिंग करना है, इलेक्शन कराना है, मतदान कराना है कि एक लोकतांत्रिक मतदान लगे। व्हाट कंसीडर मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर इलेक्शन टू बी कंसीडर्ड डेमोक्रेटिक, क्या क्या चीज ऐसे इलेक्शन में होना चाहिए लोकतांत्रिक लगने के लिए, लोकतांत्रिक होने के लिए कैसा जो है चुनाव होना चाहिए, और चुनाव में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है जिससे एक लोकतांत्रिक चुनाव हो, ना कि ये कि किसी तरह से दबाव करके चुनाव कराया जा रहा है। चलिए ठीक है, देखिए ये सवाल है, मन में सवाल उठ रहे हैं कि डेमोक्रेसी अगर इलेक्शन कराए जाएंगे तो इलेक्शन में क्या क्या चीजें हमारे ध्यान देना है, ये सब सवाल आपके दिमाग में जो उठने चाहिए वो बताया जा रहा है। हु आर द पीपल, कौन है वो लोग, हु कैन इलेक्ट द रूलर और गेट इलेक्टेड एज अ रूलर, जो शासक का चयन कर सकते हैं या खुद शासक बन सकते हैं। ये किनको आदेश दिया गया है, किनके पास ये आवाज है, किसके पास, किनके पास अधिकार है कि लोगों को चयन करें, शासकों का चयन करें, कौन है जो शासक बन सकता है, अब ये सब चीज भी पूछा गया। ठीक है, कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दैट दिस राइट, क्या कुछ लोकतंत्र, लोकतंत्र में कुछ लोगों को ये अधिकार मिलना आवश्यक है, या कुछ लोगों को क्या कहते हैं ये अधिकार मिल सकते हैं या नहीं। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया है, किस तरह की सरकार हमें लोकतांत्रिक सरकार कहलाई जाती है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर डे वांट इन अ डेमोक्रेसी, क्या लोकतांत्रिक सरकार का ये मतलब होता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो जैसे चाहे वो कर सकते हैं, और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, या उसमें कुछ रोकथाम होती है, कुछ लिमिट बाउंड की गई है कि हाँ इसी के तहत आप काम कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन, और लोकतंत्र का सबसे प्रथम ये क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करे। ठीक है, ये पूछ रहा है सवाल, क्या जरूरी है संरक्षण करे, संरक्षण करना क्यों जरूरी है, ये सब सवाल है। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। अब इन सभी क्वेश्चन, इन सभी सवालों के जवाब जो हमें मिलेंगे, लेकिन वो जवाब जो है अनोखे अंदाज में मिलेंगे। अब की बार जवाब ऐसे नहीं कि हमें डेफिनेशन के थ्रू मिलेंगे, अब की बार ये जवाब हमें मिलेंगे कई सारे उदाहरणों को देखते हुए, जो उदाहरण अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में हुए हैं। ठीक है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, क्या क्या बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिनके किसके द्वारा, उन इलेक्टेड लीडर्स, नुमाइंदों द्वारा जिनको हमने चयन किया था। आइए बात करते हैं सबसे पहले अपने पड़ोसी देश, अपने पड़ोसी मुल्क के वजीर आला या फिर हम प्रेसिडेंट, इनकी बात कर रहे हैं हम, जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। हाँ, यही वो व्यक्ति थे जिनने अटैक करने का परमिशन दिया था इंडिया के ऊपर। इनके बारे में पढ़ लेते हैं कैसे क्या क्या किए थे, आइए समझ लेते हैं। ठीक है,
हमें गुस्सा होना चाहिए, हमें गुस्सा लगना भी चाहिए, हमें आतंकवादी के प्रति गुस्सा होना चाहिए, हमें पड़ोसी देश के रवैये के प्रति गुस्सा होना चाहिए, बट वहाँ के आम लोगों के ऊपर हमें गुस्सा ना होना चाहिए ना दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आम लोग नहीं वहाँ शासन चला रहे हैं, वहाँ शासन चला रहे हैं कुछ चुने हुए लोग, ठीक है, या कुछ चुने हुए आतंकवादी। चलिए देखते हैं कैसे। मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, जो चुने हुए नुमाइंदे थे उनके द्वारा क्या क्या फैसले लिए गए ये देखते हैं। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup in 18 October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. एक ग्रुप था जो कि परवेज मुशर्रफ का सपोर्ट भी कर रहा था। उस ग्रुप ने क्या किया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुनी हुई सरकार थी उसको उठा फेंका और परवेज मुशर्रफ को क्या कह दिया, अपना एग्जीक्यूटिव मींस कि जो भी कार्य होंगे, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान घोषित कर दिया। मींस कि जितने भी फैसले पाकिस्तान से रिलेटेड लिए जाएंगे वो सारे फैसले जो किसके द्वारा लिए जाएंगे, वो सारे फैसले लिए जाएंगे आपके परवेज मुशर्रफ। तो उन सरकार ने उनको सरकार को उनने उठा फेंका, ठीक है, हटा दिया और फिर चीफ जन एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री बना दिया किनको, परवेज मुशर्रफ को। लेटर ही एग्जीक्यूट ऑफ द कंट्री लेटर चेंज हिज डेजिग्नेशन एज अ प्रेसिडेंट इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 year एक्सटेंशन। ये फिर बाद में उस चीफ एग्जीक्यूटिव का पोस्ट बदल करके उसको क्या कर दिए, अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिए। मतलब कि खुद ही अपने मन से सारा काम हो रहा है। फिर प्रेसिडेंट घोषित करने के बाद फिर एक और चीज चाहिए, क्या किए, एक 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 रेफरेंडम वहां पे कहा जाता है। आप एक तरह समझ सकते हैं, यहाँ जैसे कानून पेश किया जाता है वैसे एक कानून पेश किया गया। सुनाई पड़ रहा है तो यस और नो बोलते रहे, वीडियो सभी लोग ऑन करें। मुझे दिख नहीं रहा है कौन सामने बैठा है कहाँ बैठा है, इसलिए वीडियो सभी लोग ऑन करें, या तो यस और नो बीच बीच में बोला करें। चलिए, तो उसको डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया। जो डेजिग्नेशन थी किसके रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में, उसको अपने आप को कह दिया कि हाँ भाई हम क्या है, हम चीफ एग्जीक्यूटिव बजाय हम प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद एक रेफरेंडम पास कराया, एक नियम प्रणाली पास कराई, एक नियम पास कराया। उसके तहत कह दिया कि हम 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा, हम अगले 5 साल के लिए एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान के रहेंगे। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक activists said that referendum was based on माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। क्या है, क्यों, जो वहाँ की मीडिया, वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग, वहाँ के न्यूज चैनल्स, वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स, लोगों के अधिकार बचाने वाले संगठन थे, उन सब ने बोला ये जो रेफरेंडम लाया गया है, ये नियम कायदे कानून लाया गया है, ये पैसे और बंदूक के नोक पे किया गया है। क्योंकि जो घूस से माना उसे घूस से मनाया गया सपोर्ट करने के लिए, जिसको दबाव बनाया गया उसके ऊपर दबाव बना करके आर्मी के थ्रू उससे मनवाया गया रेफरेंडम। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है। ही इन अगस्त 2002 he sued a legal framework order that amend the constitution of Pakistan। और उनने फिर क्या है, अगस्त 2002 को उनने एक लीगल नोटिस जारी की। उसके तहत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे बदलाव उनने किए। परवेज मुशर्रफ ने अपने मर्जी से, कोई भी उनको पावर नहीं दिया था, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के रूप में नहीं थे। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस नियम, इस जो ऑर्डर पास हुआ है, जो ऑर्डर पास किया गया उसके अनुसार द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। प्रेसिडेंट चाहे तो, चाहे नेशनल असेंबली हो, चाहे प्रोविजनल मीन्स राज्यों की असेंबली हो, उन सबको भंग कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by the military officer। एक संगठन बनाया गया जिसे बोला गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बोला गया। उसको हेड करने का मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स करते थे। उनका काम था, जो कैबिनेट है, जो चुनी हुई सरकार है, कैबिनेट है, क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उनके ऊपर नजर रखना। और साथ ही साथ आम लोग, सिविलियंस जो क्या कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रखना और देखना कहीं ना कहीं एक तरह से कि विरोध ना हो सके, गतिरोध ना हो सके किसके खिलाफ, परवेज मुशर्रफ के साथ। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शन वेयर हेल्ड to the national and provisional assemblies। So Pakistan has had elections, elected representatives have some powers
but the final power tested with the military officers and generally परवेज मुशर्रफ himself। क्या है, वहां पे इलेक्शन तो हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ओवरऑल पावर किसके पास दे दी है, मिलिट्री के पास दे दी है। तो उस इलेक्शन का क्या फायदा, उस डेमोक्रेसी का क्या फायदा। डेमोक्रेसी मतलब क्या है, डेमोक्रेसी मीन्स वोट करने का अधिकार दिया जाए, लोग वोट कर भी रहे हैं, और जिनको वोट करें उनको पावर तो मिले ना। क्या पावर मिली, पावर मिली बस आपको क्या कहते हैं, एनी हाउ किनकी बात सुनना है, आपको बात सुनना है परवेज मुशर्रफ की। तो इस तरह से इनके लिए तो क्लियरली आप देख रहे हो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से जो चयन किए गए, जो चुने गए लोग थे, उनको तो सत्ता में आने का अधिकार ही नहीं दिया गया, उनको काम करने का अधिकार ही नहीं दिया गया, उनके सारे पावर्स तो छीन गए परवेज मुशर्रफ ने। क्लियर। सर यहाँ पे फिर पाकिस्तान में वोटिंग होती थी? वोटिंग होती थी, बट मैं बोल रहा हूँ वोटिंग का क्या मतलब है। वोटिंग जब हुई उसके बाद ये कह दिया गया कि परवेज मुशर्रफ के पास ही पावर है, वो चाहे तो असेंबली को चलने दे और चाहे तो भंग कर दे। जब परवेज मुशर्रफ के पास ही सारे पावर हैं, तो असेंबली में जो बैठे हुए मेंबर्स, उनकी क्या औकात रहेगी, उनका क्या वक़्त रहेगा, कुछ रहेगा क्या, कोई मतलब है उनका। वो तो सिर्फ जैसे रहता नहीं, आप रेस्टोरेंट में आजकल जाएं तो आजकल जगह फिलअप करने के लिए एक सीट पर वो डॉल रख दिए जाते हैं बड़े बड़े, या फिर टेडी बियर रख दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि भरा भरा रखे रेस्टोरेंट। ठीक है, वैसे वो टेडी बियर की तरह ही है, वहां पे असेंबली में बैठे हुए हैं, क्योंकि सारा चीज देखने का काम वो मिलिट्री कर रही है, परवेज मुशर्रफ कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या है, एक नाम का जो है लीडर बने हुए हैं। आज भी चाहे जितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान में, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो हेड है, आर्मी हेड है, उसके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे आज भी आर्मी रूल एक तरह से समझ लो चल रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए भले ही वहां दिखाया गया कि हाँ वहाँ प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन एक तरह से आज वहाँ आर्मी रूल। क्लियर। अगर नहीं होता तो वहीं की सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा न देती, क्योंकि उसने भी माना कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक हितों का या लोगों के अधिकारों का हनन किया था परवेज मुशर्रफ जब वो प्रेसिडेंट बने। क्लियर। यस सर। और भले उनको सजा ना मिली हो, कहे वो भाग गए हैं, क्या कहते हैं, यूएई या दुबई, किसी और देश में है, यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, सजा नहीं मिली, लेकिन ऑन पेपर उनको दोषी पाया गया है, दोषी पाया गया तभी तो सजा दी गई। क्लियर। यस सर। ठीक है। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy। वहाँ पे बहुत सारे कारण हैं जो हमें सूचित करते हैं कि पाकिस्तान में जब सरकार परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ की थी, उसको हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। लेकिन आइए इसी तरह के और चीजों में ध्यान देते हैं, समझते हैं क्या दिक्कतें। Can we say that the rulers are elected by the people in the Pakistan? क्या हम ये कह सकते हैं जो शासक हैं वो चयन किए गए हैं लोगों के द्वारा पाकिस्तान में? Not quite. People may have elected their representative to the nation and provisional assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए पार्शियली अगर हम देखें, तो हम अगर ये सोचे कि हाँ इलेक्शन हुआ है या नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन हुआ है, वोटिंग की गई है, वहां के लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव का चयन किया है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव के पास ये पावर नहीं थी कि वो जाकर के शासक का चयन कर सके, या फिर जाकर के वो क्या कर सकते हैं, रूल कर सके। ठीक है, तो रूलिंग पावर उन्हें नहीं दी गई, रूल करने की ताकत उन्हें नहीं दी गई, क्षमता नहीं दी गई। तो दे कैनॉट टेक द फाइनल डिसीजन। आखिरी फैसला उन रिप्रेजेंटेटिव का नहीं रहता था, जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते थे किनके द्वारा, हमारे आपके द्वारा, या फिर वहां के आम लोगों द्वारा। ठीक, हमारे आपके नहीं कह सकते क्योंकि हम इंडिया में रहते, पाकिस्तान में रहते तो हम बोलते हैं। ठीक है, तो वहां के लोगों के द्वारा चयन किए गए, उनके पास पावर नहीं थी फाइनल डिसीजन लेने की, बस खाली वो एक टेडी बियर थे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आर्मी ऑफिशियल डिसीजंस वे रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल्स। फैसले जो लिए जा रहे थे उनको देखने का काम आर्मी ऑफिशियल्स कर रहे थे, आर्मी के जो बड़े बड़े नुमाइंदे थे, हेड थे, वो कर रहे थे। एंड विद द जनरल मुशर्रफ एंड नोन ऑफ देम वेयर इलेक्टेड बाय द पीपल। चाहे वो आर्मी के नुमाइंदे हैं जो कि सरकार बनाए हुए हैं, चाहे खुद परवेज मुशर्रफ हों, किसी का भी चयन कहीं ना कहीं लोगों ने नहीं किया था, उन सभी का चयन वो अपने आप को खुद किए थे। इसीलिए उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो लोकतांत्रिक सरकार।
दिस हैपेंड इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। और ऐसा ही कई सारे डिक्टेटर रूल, जहां पर डिक्टेटरशिप चलती है, जहां पर तानाशाही चलती है, वहां पे भी देखा गया। और कई मोनार्कल रूल में, जहां पर राजा रहते हैं, उनके राजा के वंशज राजा बनते हैं, वहां पे भी देखा गया। द फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इन दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। फॉर्मेलिटी के लिए, एक नाम करने के लिए, ऐसा रहता नहीं कि हमको हाँ दिखाना है कि हाँ उनके यहाँ निमंत्रण में बुलाया गया तो हम एटलीस्ट पहुंच जाए। तो हम जाते हैं बस, गए और मिल लिए, उसका भाग आए। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी कर दी कि हाँ पहुंच गए। कुछ लोग होते हैं 2-3 दिन पहले से पहुंच जाते हैं, वो फॉर्मेलिटी नहीं करते, वो हेल्प करना चाहते हैं कि हाँ हमें बताओ। हाँ, वो ढूंढते रहते कोई काम हो बताओ। उसी तरह पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश की फॉर्मेलिटी चल रही थी। वहां दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हाँ लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि वहां पे असेंबली तो बनी, लेकिन असेंबली के पास ये क्षमता नहीं थी कि वो काम कर सके या कुछ भी वर्क कर सके। तो पावर किनके पास थी? रियल पावर जो थी उन लोगों के पास थी जिनको लोगों ने चयन नहीं किया था, जिनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। दिस कैनॉट बी कॉल्ड द पीपल्स रूल। इसलिए यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि लोगों का शासन है, लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर। हमें इससे पता चलता है कि लोकतंत्र मतलब ये नहीं सिर्फ दिखावा करना। हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें, उनके पास अधिकार भी रहे, वो जा करके क्या कर सके, राज कर सके। ठीक है, अब एग्जांपल ले लीजिए। अगर कल को यहाँ पे विपिन रावत या कोई भी उठ जाए और कहे भाई हमारा रूल चल रहा है, तो फिर हमने तो चयन नरेंद्र मोदी का किया था ना, हमने तो चयन नहीं किया था किसी आर्मी ऑफिसर का कि जाके वो रूल करे। अगर वो कर रहा है इसका मतलब क्या, वो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार रही नहीं गई। चलिए आगे बात करते हैं। दिस गिव अ फर्स्ट फीचर। In a democracy, the final decision-making power must be rest with the elected by the people. अगर हमें लोकतांत्रिक देश बनाना है तो सरकार में नियम कायदे कानून बदलने, नए जोड़ने, ये सभी अहम फैसला लेने का अधिकार उन लोगों के पास रहे जिनको जनता ने चुन करके उन्हें सरकार में भेजा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। मुफ्त और ईमानदारी से इलेक्शंस हो, नामांकन हो, साथ ही साथ उनको वोट करने का अधिकार सभी को मिले इन चाइना। अब आते हैं हम बात अपने, भाई देखो पड़ोस पड़ोस में सबके पास जा रहे हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज बोलते रहिए यस और नो। यस सर। युवराज जी बहुत देर से म्यूट बटन दबा के बैठे हैं। अपनी पियानो वाली आवाज सुना दीजिए, समझ में आ जाए आप बैठे हुए। चलिए, तो अभी हम एक पड़ोसी की बात कर लिए थे, अब छुट्टी मिली दूसरे पड़ोसी को भी देख लेते हैं। ठीक है, दो ही हमारे सरदर्द बने हुए हैं। पाकिस्तान को देख लिया, अब चाइना को देख लेते हैं। ठीक है, अब उसका सरदर्द रोना रोना हो रहा है पूरे देश में। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर द इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड कोरंगो रेनमिन डाइब्यू नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या है, वहां पे हर 5 साल बाद इलेक्शन होता रहता है, जिससे इलेक्ट कर जाती है असेंबली। ठीक है, जिसे कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, अब कांग्रेस का मतलब ये समझना, सोनिया गांधी की ही पार्टी वहां पे भी काम कर रही है। कांग्रेस मतलब समूह, कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि आधे से लोगों को ज्यादा यही दिक्कत रहती है। अरे वो कहते हैं अरे भाई वो बहुत बड़ी पार्टी है, तुम उनसे लड़ने जा रहे हो। काहे कि वो पार्टी देखो अमेरिका में भी है, वो चाइना में भी है, ऐसा नहीं है, वो पार्टी नहीं है। कांग्रेस का अगर हिंदी अनुवाद आप सब देखें, समूह कहलाता है। तो एक समूह है जो कि कहाँ की बात कर रहे हैं, चाइना की। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस मींस दिस इज नॉट कंपैरिजन विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट एंड दे आर रूलिंग इन द डिफरेंट कंट्रीज। ओके, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो अब नेशनल पीपल कांग्रेस जो है, एक समूह जो बना, उनके पास अधिकार रहता है किनका चयन करने का, प्रेसिडेंट का चयन करने का। सीधी सी बात है, सही बात है भाई, रिप्रेजेंटेटिव से चूज करके आए हैं, वही डिसाइड करेंगे। इट हैज नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। इसमें 3000 नुमाइंदे होते हैं जो पूरे चाइना राष्ट्र से, पूरे देश से चुन करके आते हैं। सम मेंबर आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ नुमाइंदे आर्मी डिसाइड करती है, उनको इलेक्ट करती है। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ पे पेश फंस जाता है कि हमको अगर मान लो इलेक्शन लड़ना है, वही हमारी विचारधारा हो, हमको पसंद हो कुछ और,
हम कहेंगे भैया नहीं, हम यहाँ से बुलेट ट्रेन नहीं, हम वो चलाएंगे, क्या कहते हैं, प्लेन उड़वाएंगे, हर एक राज्य में जाएगा। हमारी इच्छा है, हम अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तमिलनाडु में देखो, कहे नहीं कि हम इलेक्शन में जितने लोग हमको वोट देंगे हम उनको कार देंगे, घर देंगे, ठीक है, और क्या क्या नहीं देंगे, बहुत कुछ देने कहे थे, इतना कुछ देने कहे थे कि पता चला लोग ने ले ही नहीं पाए, उनको हरा दिया। चलिए, तो अब विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन चाइना में इलेक्शन लड़ने के लिए, आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां की एक पार्टी है, पूरे देश में विख्यात है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उन्हीं को परमिशन देगी ना जो कि एग्जैक्टली हेल्प कर रहे हैं किनको, जो कि एग्जैक्टली हेल्पफुल हो किसको, कम्युनिस्ट पार्टी को हेल्पफुल हो, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा से प्रेरित हो, उन्हीं लोग को तो अप्रूवल देगी ना। यही एक पेज फंस जाता है, ठीक है। तो only those who are the member of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 3। तो जितने लोग या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बने हो, या तो उनके छोटे छोटे 8 और संगठन हैं उनके मेंबर हो, तो वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। कोई अलग सा बंदा लड़ नहीं सकता है, वहां का कोई आम नागरिक सोचे इलेक्शन लड़ने को नहीं लड़ सकता। तो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। तो सिंपल सी बात है, एक सिंगल पार्टी रूल है, दूसरी कोई पार्टी ही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा राज करती है, एक ही का पार्टी है, उसी के लीडर उसी के मेंबर जाके इलेक्शन लड़ते हैं, वही अपने जाके लीडर को चूज कर देते हैं। तो एक इनडायरेक्टली क्या है, एक तरह से सिंगल पार्टी रूल है, ठीक है। इसमें डेमोक्रेसी कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है, लोगों का अधिकार कहाँ दिया गया। आपने तो भाई फिर वही कह दिया ना कि हाँ भाई, एक ही पार्टी के लोग जो है वही चूज करेंगे, उन्हीं को चूज करना है हमें, उसी के जाके उसी पार्टी के हमको लीडर को चूज करना है। तो इसमें डेमोक्रेसी कहाँ है, यही बात की गई है। आइए देखते हैं। सिंस द इट्स इंडिपेंडेंस, जब से वो आजाद हुआ इन 1930, 1930 में, मेक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। मैक्सिमम में हर 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए हर 6 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, ना कभी उसमें मिलिट्री रूल आया, किसी तानाशाह का रूलिंग हुई, ना कोई सेना का जो मुखिया है वहां पे राज किया। बट अंटिल 2000, लेकिन 2000 तक, एवरी इलेक्शन वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। वहां पर हर एक बार 2000 तक हर एक बार इलेक्शन हो और एक ही पार्टी जीत जाए। जैसे एग्जांपल ले लो, हर एक बार इलेक्शन हो, यहाँ पे सब भाजपा ही जीतते रहे, ठीक है, हमेशा, कोई दूसरी पार्टी जीत ही ना पाए। एग्जाम्पल, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी डिज नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अपोजिशन पार्टी इलेक्शन लड़ती नहीं थी। अच्छा क्यों? ऐसा तो नहीं भाई किसी को पसंद नहीं सत्ता में आना, क्यों नहीं लड़ती थी, देखो, बट नेवर मैनेज टू विन, और सॉरी डिड इलेक्ट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अपोजिशन पार्टी इलेक्शन लड़ती थी लेकिन कभी भी आज तक जीती ही नहीं, कभी नहीं जीती। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या, बहुत अच्छा काम करते होंगे, तो हमारे मन में यही थिंकिंग आएंगे, भाई इतना अच्छा काम करते हैं वहाँ के मेक्सिको की सरकार के लोग कि वहां पे कभी हारने का मौका ही नहीं आता। द PRI was known to many dirty tricks to win election। और उस पार्टी को जाना जाता है कि बहुत सारे डर्टी ट्रिक, पैसों का इस्तेमाल करना, धन बल का, भुज बल का, डरा धमका के तब इलेक्शन जीतती थी हर बार। द PRI was no, अच्छा, all those who were employed in the government offices had to attend its party meeting। अब ये सोच लो, जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो सारे लोग, जितनी भी पब्लिक रैली होंगी, जितनी भी नेता भाषण देंगे, सब में उनको जाकर के अटेंड करना है। सबसे पहला नियम ये, टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट द PRI। जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि आपके बच्चे तभी पास किया जाएगा जब आप इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे। ऐसा दबाव बनाया जाता है उस देश में, अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप इसी पार्टी को वोट देना, आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा, ठीक इस तरह का दबाव। अब यही समझ लो कि कोरिलेट करो। हाँ बोलिए। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि टीचर्स को जब भी कहीं भी होता है सर इलेक्शन या फिर मीटिंग, तो वहां पे उन्हें जाना ही जाना होता है। हाँ ठीक तो है, अगर वो नहीं जाएंगे तो सर उनकी सर जॉब चली जाएगी। रिस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे, जॉब चली जाएगी, आपको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे। ऐसा इसलिए ना कि भाई अब प्रेशर बनाना है, कैसे बनाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। अब आपको अगर मान लीजिए आपको 50,000 रुपए कहीं सैलरी मिल रही है
और आपसे कहा जाएगा भाई मीटिंग अटेंड करना है, हम महीने में आपको मान लो साल में आपको 10 मीटिंग 15 मीटिंग अटेंड करना है, और आपसे कहा गया अटेंड करो, आप कहोगे नहीं करेंगे। आप कहोगे नहीं तो आपको 50,000 रुपये महीने की सैलरी जा रही है, आपके घर के खर्चे रुक जाएंगे, तो आपको एनी हाउ फिर जाना ही पड़ेगा। यस सर। जी। क्या करते फिर उसके बाद क्या है कि पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाना कि हाँ वो वोट करें किसको, पीआरआई को। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द क्रिटिसाइज देम। क्या है, जो मीडिया वहाँ की बिकाऊ मीडिया है, जैसे आज इंडिया की बात हो रही है ना मीडिया की, वहाँ वैसे ऐसा भी है, ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं करती किसी अपोजिशन पार्टी, कोई भी रैली हो उसको कवर अप करती ही नहीं, ना कभी मीडियम दिखाना ना कुछ करना, बस खाली जब कोई गलत काम पार्टी से हो जाए तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए न्यूज में रिपोर्टिंग होती थी। समटाइम द पोलिंग बूथ्स वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लास्ट मिनट। कई बार ये पता चलता था कि मान लीजिए वोट डालने जाना है, ठीक है, आपके हिसाब से आपका घर से मान लीजिए रायबरेली, ठीक है, रायबरेली में सभी लोग रह रहे हैं, रायबरेली मान लो बस स्टॉप है, वहां पे वोट पड़ना है, आपको पता है कि हाँ यहाँ वोट डाल देंगे और वोट पड़ जाएगा। आखिरी मिनट पे पहुंचता है, जैसे कल वोट पड़ने वाला है और 1 घंटे पहले पता चल रहा है कि अब रायबरेली बस अड्डे वोट नहीं पड़ेगा, अब वोट पड़ेगा जाके लखनऊ पे, लखनऊ में वोट पड़ेगा। अब सोचिए, अब ये आखिरी मिनट में क्या कर दिए, जगह बदल दिए कि वोट कहाँ पड़ने वाला है, विच मेक डिफिकल्ट पीपल टू कास्ट देयर वोट। इससे दिक्कत क्या आएगी, अब इतनी दूर कौन जाएगा, अरे छोड़ो यार, 200 रुपए खर्च करके हम वोट डालने जाएंगे, हम नहीं डालेंगे। इससे क्या होता है, लोगों को दुविधा आती, दिक्कत आती, वोट करने में तो जाते ही नहीं, ठीक है। तो द पीआरआई स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी इन कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। और जितना भी पैसा है सरकार का खजाना जो भी होता है, वहां देश का जो खजाना है उसको भी खर्च कर डालती है अपने जो कैंडिडेट है उनका इलेक्शन का प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, पोस्टरबाजी करने के लिए, ठीक है। शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। क्या इस तरह के हम देश के जो इलेक्शंस हो रहे हैं इनको हम लोकतांत्रिक इलेक्शंस, लोकतांत्रिक मत जो है वोटिंग कह सकते हैं, मतदान कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसे देकर, घूस दे करके सरकार बन रही है। यहाँ पे लोकतांत्रिक कहाँ है, यहाँ पे लोग अपने मन से थोड़ी चयन कर रहे हैं। इसमें तो पैसे का उपयोग हो रहा है, धन बल का उपयोग हो रहा है, बाहुबल का उपयोग हो रहा है, बाहुबल इन द सेंस की डराया धमकाया जाता है, ठीक है। यस सर। Using these examples we get a sense that we cannot, there are many problems here। इस एग्जाम्पल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इनको हम क्या लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, प्रॉब्लम। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल और एनी सीरियस चॉइस। चाइना में भी किसी लोगों को चयन करने के अधिकार नहीं दी। अब एक बार मान लीजिए जैसे बीजेपी है, अब बीजेपी एक नियम बना रहे, देखिए हम अपने देश से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने देश का सिनेरियो ज्यादा अच्छे से क्लियर, चाइना तो आप रहते नहीं ना, हम रहते हैं। अब मान लीजिए बीजेपी एक रूल बनाती है कि अभी जितने लोग को भी इलेक्शन लड़ना है वो बीजेपी पार्टी की सदस्यता लेंगे तब इलेक्शन लड़ने पाएंगे, अगर नहीं लिए हैं तो इलेक्शन नहीं लड़ने पाएंगे। तो हम सब लोग गए इलेक्शन की, उनकी सदस्यता ले ली और हम इलेक्शन लड़े और जीत भी गए, तो सदस्य तो बीजेपी के हैं ना। हमारे पास फ्रीडम थोड़ी ना, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी नियम बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमको तो उसी बीजेपी के अकाउंट में रखा गया है ना, कि हम उसके सदस्य हैं, उसी को सपोर्ट करेंगे। अब वो चाहे गलत करे चाहे सही करे, उसका अपोज भी नहीं करना। वैसे वहाँ चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, अब चाहे वहाँ लोगों को गोलियों से मार दे चाहे बम से उड़ा दे, सपोर्ट तो उसी के पास है ना, पावर में तो वही है। एक बार ऐसा हुआ भी था, यस। आम पब्लिकों के सामने सेना को बुला दिया गया, आर्मी टैंक्स बुला दी गई थी, वहां पे विरोध चल रहा था, स्टूडेंट्स विरोध कर रहे थे और आर्मी की टैंक्स बुला दिए गए थे, वहां के सोल्जर्स बुला दिए गए थे, बंदूकें लेकर के सब लोग आए थे। तब वहां के चाइना के लोग उनके हाथ पांव जोड़ रहे थे उन सैनिकों को कि हाँ प्लीज मत मारिए, इस तरह से। अब ये सोचो ना भाई, किसी एक व्यक्ति के पास पावर दे दी गई है तो उसका अच्छा इस्तेमाल करेगा डेवलपमेंट में, या तो उसको बेड़ा गर्क कर देगा। चलिए देखते हैं फिर। they have to choose the ruling party and the candidate approved by। अब उनको चाइना में भी किनको चूज करना है, ऐसे कैंडिडेट को चूज करना है जो कि रूलिंग पार्टी अप्रूव करे। कैन बी ऑल दिस अ चॉइस, क्या हम इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? इन द मैक्सिकन एग्जांपल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे डू नॉट, दे हैड नो चॉइस। क्या है, मैक्सिको में दिखता तो है कि हाँ वहां पे लोगों के पास अधिकार है चयन करने का,
लेकिन जब वो प्रैक्टिस पे बात आती है तो उनके पास कोई अधिकार नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी जीत रही है। कोई बिना डेवलपमेंट करे अगर हर बार इलेक्शन जीत जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर झोल झाल किया जा रहा है। There has no way the ruling party could be defeat even if people were against it. These are not fair election. यहाँ पर लोग अगर उसके खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ होने के बावजूद भी उस सरकार को ना हटा सके सत्ता से, उसको सत्ता से बेदखल ना कर सके, तो उसको हम लोकतांत्रिक सरकार कतई नहीं कहेंगे। We can thus add a second feature. इसमें हम दूसरा फीचर अपना जोड़ सकते हैं, कह सकते हैं। वो दूसरा फीचर क्या है, आइए देखते हैं। सेकेंड फीचर, ठीक है, होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ वोटिंग करा देना किसी प्रकार से, इलेक्शन करा देना ही वो नहीं कहलाता कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री। तो और क्या कहलाता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। These elections must offer a real choice between the political alternatives. हमारे पास सही नुमाइंदे हो कि हम जिसमें चयन कर सकें। अगर एक सिंगल पार्टी रूल है तो इसमें हम क्या इलेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ बटन दबाने जाते हैं। बटन तो एक ही है ना, दूसरा तो है ही नहीं ना। And it should be possible for people to use the choice to remove the existing ruler. और लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि अगर वो सरकार है उसको हटाना चाहे तो हटा सके, if they wish so, अगर वो चाहते हैं। So democracy must be based on free and fair election. तो लोकतंत्र में मुफ्त और ईमानदारी से इलेक्शन होने चाहिए, where those currently in power have a fair chance of losing. और जो लोग सत्ता में हैं उनको अंदर डर होना चाहिए कि वो भी हार सकते हैं, एंड है, और जो पावर में नहीं है उनके पास चांस हो जीतने का। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में और अच्छे से हम इलेक्शंस के बारे में, वोटिंग के बारे में पढ़ेंगे। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन के लिए 1 वोट हो 1 वैल्यू हो, ये क्या है थोड़ा समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसको स्टार्ट हम आगे करेंगे, बट आगे देखते हैं। जैसे क्या है कि बहुत सारे देशों में क्या है, महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। जैसे कि फ्रांस में, बताइए इतना अमीर देश, लेकिन महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं दिया। स्टार्टिंग में नहीं दिया था, अभी अभी मिल गया है। सऊदी अरेबिया में भी नहीं था। हाँ ठीक है, यमन में भी नहीं था, ठीक है। तो वो महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं मिल रहा। अब दूसरा समझिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हर एक असेंबली में पॉपुलेशन सेम नहीं होती। जैसे रायबरेली मान लीजिए 5-10 लाख हो, 10 लाख लोग वोट डाल रहे हैं एक सीट के लिए, ठीक है। और मोहनलालगंज चले गए, जो कि जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पे 15 लाख या 20 लाख लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और वहां पे एक वोट का एक वैल्यू नहीं हुआ, क्योंकि जो नंबर है वो डिफरेंट है, सीट तो सेम है ना। तो ये भी डिमांड करता है डेमोक्रेसी कि जो नंबर्स हों, जो पॉपुलेशन जो उस पर्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हो वो सेम हो, डिफरेंट ना हो, ठीक है। क्योंकि अब यस यहाँ, अब मान लीजिए रायबरेली की बात करें तो वहाँ 15 लाख लोग हैं, तो 15 लाख लोगों की जिम्मेदारी एक रिप्रेजेंटेटिव है। और मोहनलालगंज में अगर 30 लाख लोग हैं, 30 लाख लोगों की जिम्मेदारी एक रिप्रेजेंटेटिव। तो डिफरेंट है ना, वर्कलोड डिफरेंट है। उसी तरह से लोगों को चयन करने का डिफरेंट है, चयन करने का तरीका डिफरेंट है। अगर हम डिवाइड करें और रेशियो निकालें तो पता चले कि कहीं पे 2 वोट इक्वल टू 1 वोट होगा। भाई यहाँ 15 लाख लोग हैं, वहां 30 लाख लोग, यहाँ का 1 वोट और मोहनलाल के 2 वोट के बराबर है, ठीक है। डिवाइड कर लो भाई, 30 लाख को 15 लाख से डिवाइड करो, 1:2 होगा ना। तो यहाँ का 1 वोट मोहनलाल के 2 वोट के बराबर, तो भी तो बराबरी थोड़ी ना हुई, वोटों की बराबरी थोड़ी ना है। बस दिखने में तो है सबको वोट करने का अधिकार मिला है, सब लोग वोट डाल रहे हैं जाके, लेकिन क्या वाकई में अधिकार मिला है, ये इसमें भी सवाल है। तो सही डेमोक्रेसी होना सिर्फ दिखावा करना नहीं कि इलेक्शन करा दिया, रिप्रेजेंटेटिव चूज कर दिए, बस डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी होना सही चाहिए। हर एक सत्ता, जैसे कहा गया ना कि यहाँ के जो गवर्नमेंट ने कहा 50 साल रूल करेंगे, तो उसमें सवाल उठाए गए, कई वकीलों ने सवाल उठाए कि आप कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर होना चाहिए आप इलेक्शन लूज कर सकते हैं। जब आप ये दिखा रहे हैं इसका मतलब आपके पास आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। और आप लोग जो डाउट्स हो प्लीज, हमने कई बार बोला है, आप मैसेज कर सकते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और रही बात इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, जो भी डाउट हो आप पूछिएगा।
अनुभव, आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कोशिश करिए कि नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें। बाकी सभी लोग, कोई डाउट है, किसी दिक्कत है किसी को? गायत्री, नो सर। अनुष्का, नो सर। युवराज, ओके ठीक है फिर। गुड बाय एवरीवन, और फिर मिलते हैं।